नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने संविधान की नई क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। संविधान के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 1861 का काउंसिल एक्ट देख लिया था, ठीक है। 1858 का और 1861 का हमने देखा था और उसमें बहुत सारी चीज़ें, खास करके 1861 के अगर काउंसिल एक्ट को अगर आप सही से मेरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें कई सारे प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। और पिछले हाल के 4-5 सालों में अगर यूपीएससी लोक सेवा आयोग की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, ऐसे जो प्रश्न आए हुए हैं वो मैंने सारे 1861 के एक्ट में बताने की कोशिश की। आप लोग जरूर देखिए उसको और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 1892 का एक्ट। एक मिनट, 1892 का एक्ट, का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। फिर क्या देखने की कोशिश करेंगे, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट, ये दो एक्ट हम लोग देखेंगे। चूंकि एक दिन में दो ही देख सकते हैं, ये 1892 का एक्ट है। 1891 के बाद सीधे कब आता है, 31 साल के बाद आता है, ठीक है। 1861 के बाद कब आता है ये एक्ट, 1892 वाला 1861 के बाद सीधे 1892 में आ रहा है। यानी कि कोई अनिवार्यता नहीं कि कब एक्ट आ जाएगा। और अगर ये 92 के बाद देखेंगे तो 1909 में आ रहा है, जबकि ये जल्दी आ जा रहा है और 61 के बाद फिर सीधे 92 में आ रहा है। बेसिकली हुआ गया था कि ये जो 1892 का, पहले 1892 के एक्ट के विषय में बात हो जाए। 1892 का जो एक्ट है उसको ब्रिटेन की संसद में 1890 में ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ला दिया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। 1890 में ही वहां के 1890 में रूढ़िवादी दल की सरकार आई। और आपको पता है कि 1885 में क्या हो गया है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। और 1885 में स्थापना जब हुई है तो उस समय वायसराय कौन है 1885 में इसकी स्थापना के समय में, डफरिन है, लॉर्ड डफरिन किसका, सरकार का वायसराय है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो डफरिन वायसराय है, ठीक है। उसके पहले भी अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1861 से और 1892 के बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसी वजह से डफरिन परेशान है, ठीक है। डफरिन परेशान होके एक कमेटी बनाता है 88-89 में, और वो इस बात को कहता है कि कांग्रेस की स्थापना को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, या यहाँ के जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, कमेटी इस मसले पे चर्चा करती है। जो आंतरिक कमेटी बनाता है डफरिन, उसमें इस बात की चर्चा होती है कि जो यहाँ के प्रभुत्वशाली लोग हैं उनको धीरे धीरे जो है सरकार की नुमाइंदे के रूप में कैसे, किस तरह से भारतीय जनता विद्रोह या भारतीय जनता जो लगातार कह सकते हैं आंदोलन करने पे आमादा है, उसको किस तरफ से सरकार अपनी तरफ फोल्ड करे। तो डफरिन वो चाहता है कि कांग्रेस की स्थापना हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों को विधान परिषद में लाया जाए जो किसकी मदद करें, सरकार की मदद करें। रहे तो वो भारतीय ही, लेकिन कौन रहे, बुद्धिजीवी भारतीय रहे, ठीक है, बुद्धिजीवी भारतीय रहे। ऐसा ना हो कि सरकार बिल्कुल से अकेली पड़ जाए और जो 1857 में आंदोलन हुआ था उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हो जाए। डफरिन इस बात से बहुत चिंतित रहता है और कमेटी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, ठीक है। तो वो एक रिपोर्ट भेजता है ब्रिटेन की सरकार को 1890 के शुरुआत में ही, और उस रिपोर्ट के ही आधार पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां पे एक विधेयक लाया जाता है। हालांकि 1890 में ब्रिटेन में रूढ़िवादी दल की सरकार आ गई है, बावजूद इसके जो है
1890 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वो सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक आता और उस समय भारत सचिव कौन है? भारत सचिव कौन? भारत सचिव का मतलब क्या है? जो ब्रिटेन में भारत सचिव है वो ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य भी है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ब्रिटेन कैबिनेट का यानी ब्रिटिश सरकार का सदस्य है, ये अनिवार्य है। ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य रहेगा कौन? जो भारत का राज्य सचिव है, ठीक है। तो भारत का जो राज्य सचिव है वो ब्रिटेन का मंत्री भी है या कैबिनेट भी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक 1890 में बिल लेके आता है और वो बिल आप समझिए कि 1890 में आता है और वो पास कब होता है? जाके बहुत धीरे गति से बढ़ता है और पास होता है 1892 में, ठीक है। 2 साल लग जाते हैं क्योंकि भारतीय मुद्दे पे ब्रिटेन में कोई चर्चा नहीं होती थी। सदन चल रहा है, खाली है, जिसका मन आया बोल दिया, बात कर लिया। भारतीयों के विषय में, भारतीय समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए, बस उन भारतीयों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, ठीक है। तो 1892 में ये बिल पास हो जाता है और यही 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से आता है, ठीक। अब इस परिषद में क्या विशेष बात है? जैसा कि आपको समझ जाना चाहिए, इंडियन काउंसिल एक्ट परिषद से ही मतलब है, इसके विषय में सिर्फ और सिर्फ परिषद की ही बातचीत होती है। परिषद की शक्तियां, परिषद के सदस्य, परिषद के जो कार्यशैली है, कुल मिला के 3 चीज पे ही बात होती है। परिषद की शक्तियों पे बात होती है, कार्य प्रणाली पे बात होती है और सदस्यों की बात होती है, ठीक है। ये एक्ट यही सिर्फ कहने के लिए और करने के लिए आया ही है। तो 1892 के एक्ट में क्या विशेष बात है? बहुत विशेष बात नहीं, बस 2-4 विशेष बातें हैं, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या विशेष बात है। मैं लेक्चर में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर लेक्चर अनिवार्य है, ठीक। पहला तो इस बात में क्या कहा गया कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं, जो अतिरिक्त सदस्य हैं, ठीक है ना, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 10 कम से कम और अधिकतम 16 कर दी जाती है, ठीक है। पहले कितने थे? -4 कर दीजिए, -4 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जो 1861 में था वो कम से कम 6 होना चाहिए था और अधिकतम 12 होना चाहिए था। लेकिन 1892 के एक्ट से क्या किया गया? कम से कम 10 होना चाहिए, अधिकतम 16 होना चाहिए, यानी कि दोनों की तरफ 4-4 की वृद्धि कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, ठीक है ना। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 16 होनी चाहिए, ठीक। पहली बात तो ये कर दी गई। ये अतिरिक्त सदस्यों की बात हो रही है, परमानेंट सदस्यों की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। जो गवर्नर वायसराय की परिषद है उसकी बात नहीं हो रही है। जो एक्स्ट्रा मेंबर बुलाए जा रहे हैं, जब कानून से संबंधित ऐसी बातें होती हैं तो इन सबको बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। फिर दूसरी बात, ऐसे जितने भी अतिरिक्त सदस्य आएंगे 40% लोग गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे 40% इसमें से, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य होंगे, ठीक है। यानी कि सरकार के नुमाइंदे नहीं होंगे, सरकारी नहीं होंगे, गैर सरकारी होंगे। और इनमें से भी क्या होगा कि इनमें से, जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के जरिए समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले इसमें जो विशेष बातें हैं उसको देख लेते हैं, फिर आगे मैं ग्राफ बता दूंगा। तीसरी बात क्या है? सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया 1892 के द्वारा का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? फिर अगली बात क्या हो रही है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी। चौथी बात क्या है? सदस्यों को
पूरक प्रश्न पूछने, सप्लीमेंट्री जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी पूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं होगी, आजादी नहीं होगी। ये बिल्कुल से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रश्न है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की, पूरक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने किसी से पूछा, कोई मंत्री महोदय हैं, कि मंत्री महोदय मेरे एरिया में पानी की कमी हो गई है, इतने से इतने के बीच में पानी नहीं आ रहा है। मंत्री महोदय उठेंगे, प्रश्न का जवाब दे देंगे। इसके बाद अगर मेरे मन में कुछ है उसी प्रश्न से संबंधित, तो मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, दोबारा नहीं पूछ सकता हूं उनसे तत्काल में, ठीक है, या बाद में भी। तो ये हो गया पूरा प्रश्न। और कुछ भी पूरा प्रश्न नहीं होता, जो पूरा हर समय पूछा जाता है वो यही है, ठीक है। फिर अगली बात क्या है? अब जब पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, बजट पे चर्चा कर सकते हैं, बजट पे वाद विवाद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगला पॉइंट क्या है? सार्वजनिक हित के मामलों में, सार्वजनिक हित के जो मामले हैं, यानी कि पब्लिक अफेयर्स के जो मामले हैं, सार्वजनिक हित के जो मामले हैं, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की पूर्व सूचना, 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बजट पे चीजें काफी, बजट पे सरकार ने कंट्रोल किया है, कुछ दी है आजादी, मगर सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो हुआ एक बेसिकली जो 4-5 बातें हैं जो निकल के आती हैं 1892 के एक्ट से। दूसरी बात यह है कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पहली बार इसी एक्ट से निर्वाचन पद्धति का स्वीकार कर गया, यानी निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, ठीक है, शुरुआत हो रही है। हालांकि घोषित रूप से निर्वाचन पद्धति लिखा नहीं गया है एक्ट में, ठीक है ना, निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन शब्द नहीं लिखा गया है, निर्वाचन जो शब्द है उसे एक्ट में नहीं लिखा गया है, निर्वाचन शब्द नहीं लिखा गया, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं लिखा गया है, ठीक है। प्रक्रिया निर्वाचन की हो रही है, उसको घोषित रूप से मनोनीत कहा जा रहा है। एक्ट में निर्वाचन नहीं, नॉमिनेटेड की ही बात हो रही है, ठीक है। ये बात है जो है इस प्रक्रिया में, ठीक है। 1892 के खास करके ये जो पॉइंट्स हैं यही है। सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, घोषित रूप से नहीं हो रही है, निर्वाचन शब्द नहीं लिखा गया है, जहां भी लिखा गया है नॉमिनेटेड, हालांकि व्यवहारिक रूप में उसको इलेक्टेड वो लोग कहते हैं, लेकिन वो है नॉमिनेटेड, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में सरकार की ही चल रही है, गवर्नर जनरल अभी भी मनोनीत कर रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेट कर रहे हैं गवर्नर जनरल, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको इलेक्टेड नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। और निर्वाचन की प्रक्रिया भी कैसे, कहां से हो रही है? प्रांतों से हो रही है। प्रांत कौन से? ऐसे प्रांत हैं, मान लीजिए कि बंबई है, बंगाल है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत का मतलब वहां पे एक मोटा मोटा सा आगरा को राजधानी घोषित कर ही दिया गया था, आगरा ये प्रकार से केंद्र के रूप में चल रहा था, ठीक है। बंबई है, बंगाल है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत है। यहाँ की भी जो परिषदें बनी हुई हैं, यहाँ की जो भी परिषदें बनी हुई हैं, इनके यहाँ भी न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कर दिया गया है। यानी कि ये जो परिषदें हैं 1, 2, 3, 4, ये जो परिषदें हैं, ये अपने अपने तरीकों से अपने अपने यहाँ, इनके यहाँ के जो निर्वाचक मंडल बनेंगे, जैसे प्रांतों में, अब मैं आपको पूरी तरह से बता ही दूं कि जैसे कि जो निर्वाचन की बात कही गई है, इसको निर्वाचित कौन करेगा? इन लोगों को
मान लीजिए कि मैं न्यूनतम संख्या 10 ले लेता हूं। इस एक्ट में कहा गया है कि न्यूनतम 10, तो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 में फिर क्या होगा, 10 में होगा कि आधे लोग इसमें से जो है क्या, 5 लोगों को निर्वाचित निर्वाचित करेगा कौन, प्रांतीय विधानमंडलों के परिषदों में जो निर्वाचक मंडल बनेगा, करेगा निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये मैं प्रांतों की बात बता रहा हूं जहां से निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र में आएंगे, क्षेत्रीय परिषदों की जो बात कही गई है, ठीक है, जो निर्वाचन पद्धति की बात है। समझ लीजिए, मैंने इस एक्ट में कहा गया है कि न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए अतिरिक्त सदस्यों की। तो अतिरिक्त सदस्य को चुन कौन रहा है या कैसे आएंगे, मैं उसको बात बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से 5 लोगों को निर्वाचित करेगा निर्वाचन मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन होगा, जिला बोर्ड होगा, ठीक है। पहला जिला बोर्ड होगा, मैं स्पष्ट लिख दूं, थोड़ा सा ट्रिकी है पर थोड़ा सा समझ लेंगे। दूसरा कौन होगा, पहला तो जिला बोर्ड हो गया, दूसरा कौन है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं। तीसरा कौन है, तीसरा है विश्वविद्यालय, तीसरा विश्वविद्यालय है, ठीक है। और चौथा कौन सा है, चौथा है वाणिज्य मंडल, वाणिज्य मंडल, ठीक। ये है 4, ठीक। ये है वो निर्वाचक मंडल, ठीक है। 10 सदस्यों में से क्या रहेगा, 40% कह सकते हैं कि जो एक्ट आया उसमें गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, ठीक है। अब उसमें भी ये 10 लोग जो अतिरिक्त सदस्य आ रहे हैं, इनको चुना कैसे जाएगा, तो जो निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है ना, जो पद्धति बताई गई है, वो इसी निर्वाचन की मैं बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस 10 में से 5 लोगों को कौन चुन रहा है, ठीक, ये निर्वाचक मंडल चुन रहे हैं। एक इसमें 5वां भी रहेगा, कौन सा, कलकत्ता का वाणिज्य मंडल, इसको विशेष सुविधा दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है, कलकत्ता का वाणिज्य मंडल, वाणिज्य मंडल। ये वाणिज्य मंडल प्रांतीय है, जो अपने तरीके से हैं। ये जो प्रांतीय है, प्रांत में जो जिला बोर्डे हैं, नगर पालिकाओं के, विश्वविद्यालय के, वाणिज्य मंडल के, कलकत्ता का वाणिज्य मंडल। अगर आप कलकत्ता का वाणिज्य मंडल हटा दीजिए तो जिला बोर्ड, नगर पालिका या विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, ये हर प्रांत में है, चाहे वो बंबई में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे संयुक्त प्रांत में हो। तो यहाँ का जो बिल्कुल से ये सारे बोर्ड बन रहे हैं, ये पूरा एक निर्वाचक मंडल बन रहा है। और ये निर्वाचक मंडल कितने कितने सदस्यों को भेज रहा है, एक एक सदस्यों को भेज रहा है, ठीक है, एक एक सदस्यों को भेज रहा है। तो ये तो हो गए कितने, 4 हो गए, ठीक। और 5वां कौन है, 5वां स्पेशल अधिकार दिया गया है कलकत्ता के वाणिज्य मंडल को, ठीक है। तो 4 1 5 हो गए, तो ये कितने हो गए, 5। ये 5 लोग यही हैं, जो निर्वाचन की बात कही गई है वो यही है, ठीक है। 10 महीने इस एक्ट में जो अतिरिक्त सदस्य हैं आ रहे हैं उनको लिया है, ठीक। अब दूसरी बात, फिर 5 कौन आ रहे हैं, 5 को वायसराय मनोनीत कर रहा है, ठीक है, वायसराय मनोनीत करेगा। ये हुई पूरी प्रक्रिया, ठीक। इसी तरीके से चुनाव की बात कही गई है। हालांकि अगर सैद्धांतिक रूप से निर्वाचित की बात कही गई है, एक्ट में बताया भी गया, शब्द नहीं लिखे गए हैं, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा अधिकार किसका रहता है, सरकार का ही रहता है। ये कहने की बात होती, इतना उलझाऊ एक्ट है कि कुछ कहने की बात नहीं। जैसे इससे ज्यादा उलझाऊ एक्ट अभी आपको 1909 में दिखाई पड़ेगा, जो मार्ले मिंटो एक्ट है, ठीक है। तो यह हो गई व्यवस्था, जिस व्यवस्था के आधार पे इनको चुनना है, सरकार चलानी है, ठीक है।
तो इस तरह से है। अगर आप इसको 16 की संख्या ले लेंगे तो 16 की संख्या में अगर आप ले लेंगे तो अपने तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए। ये मैंने न्यूनतम लिया है, ठीक है। अब 40% गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो चुनाव की पद्धति है। जो अतिरिक्त सदस्य आ रहे हैं 1892 के एक्ट में, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम संख्या लेते हैं 16 को भी लेते हैं और 6 कौन से हैं, 6 परमानेंट गवर्नर जनरल की परिषद वाले हैं, जिसमें से एक गवर्नर जनरल है और 5 लोग अन्य लोग हैं, तो 5 1 6 लोग वो हो जाएंगे। तो आप उनको 16 + 6 कर लीजिए, 22 के हिसाब से कर लीजिए। 40% कितना है, 22 का 40% जितना आ जाए गैर सरकारी सदस्य उसको कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से व्यवस्था बनती है, ठीक। मैंने आपको कम से कम वाली संख्या लेके 10 लेके वो जो निर्वाचक मंडल है जो चुन रहे हैं उनके बारे में बता दिया कि नगर पालिकाएं हैं, जिला बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, वाणिज्य मंडल है और एक 5वां कलकत्ता का वाणिज्य मंडल है। ये पूरा निर्वाचक मंडल है और निर्वाचक मंडल जो है अपने अपने क्षेत्र से एक एक सदस्य को, जो गैर सरकारी होंगे, सरकारी नहीं गैर सरकारी होंगे, उनको चुन के भेज रहे हैं अतिरिक्त सदस्य के लिए। इसके बाद फिर किसी मुद्दे पे सभा बैठ रही है। तो ये तो हो गया 1892 का एक्ट। इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, वो जो निर्वाचक मंडल है उसको मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा बता दूंगा। और बाकी जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, खास करके कौन से, बजट पे पहली बार वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया, चर्चा करने का अधिकार दिया गया बजट पे। हाँ, एक प्रश्न और है कि मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। किस पर, बजट पर अधिकार नहीं है, बजट पर, ठीक है ना। मतदान की प्रक्रिया नहीं हो रही है, ठीक। यानी जैसे बजट पे मतदान कराया जाता है, आप देखेंगे आगे के एक्ट में, वैसी प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो ये हो गया 1892 का मोटा मोटा एक्ट। खास करके आपको बस इतना ही समझना है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 हो गई है। जो अतिरिक्त सदस्य आ रहे हैं उन अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा है, उसमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, ये मायने है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है। आपसे वो निर्वाचन मंडल कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है निर्वाचन मंडल आईएएस के प्रश्न में पूछ ले कि 1892 के जो अतिरिक्त सदस्यों को चुना जाता था उसके लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता था, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए चारों ऑप्शन, ठीक है। जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। और 5वां कलकत्ता का चैम्बर ऑफ हाउस, ठीक है। अब आगे आते हैं फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। जैसा कि मैंने बताया 92 के एक्ट में बस 3-4 बातें विशेष थी, बजट वाली बात थी, ठीक है। चर्चा कर सकते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आगे आते हैं 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक। मार्ले मिंटो एक्ट, सॉरी, 1909 तक आते आते बहुत तेजी से भारत में राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं, ठीक है। सरकार भी बिल्कुल से चौकन्नी हो गई है। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मार्ले कौन है, मार्ले मिंटो एक्ट कौन है 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, ये मार्ले मिंटो के नाम पे ही आता है, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे जैसे 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट है, 1919 का चेम्सफोर्ड एक्ट है, तो ये पहली बार नाम पे आ रहा है कोई भी परिषद, कोई भी अधिनियम, ठीक है। तो मार्ले कौन है, वो राज्य सचिव है, लंदन में बैठे हुए हैं, भारत के राज्य सचिव हैं। और मिंटो कौन है, उस समय वायसराय हैं, ठीक। तो ये मार्ले राज्य सचिव हैं, मिंटो वायसराय हैं। इन्हीं दोनों लोगों के नाम पे आता है क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने अपना मिल बांट के इसको लाया था, इस एक्ट को लाया था। इस एक्ट में भी कुछ विशेष बातें नहीं है, ठीक है ना। बस क्योंकि मार्ले मिंटो इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के समय में क्या होता है, 1906 के लास्ट में दिसंबर में
मुस्लिम लीग की स्थापना की शुरुआत होती है जब आगा खां जाके आगा खां के नेतृत्व में मिनटों से एक दल मिलता है शिमला में, ठीक है। वो दल जाके शिमला में मिलता है, इसके बाद फिर ढाका में धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ढाका से लेके शिमला तक में ये सब चर्चा चलती है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1909 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, फिर आगे क्या होता है। 1907 में क्या हो जाता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और सूरत का जो एक सूरत विभाजन जिसको बोला जाता है, कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत में ही होता है और वो 1907 में हो गया, कांग्रेस का पहला विभाजन, ठीक। विभाजन किन लोगों के बीच में हुआ, क्योंकि इस एक्ट में बहुत जरूरी बात है, इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। जो कांग्रेस का विभाजन होता है वो नरम दल में और गरम दल में, या नरम पंथी या गरम पंथी, आप चाहे जो कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अतिवादी चाहे कह लीजिए गरम दल को, ठीक है। इनको चाहे निम्न मार्गी कह लीजिए, चाहे अति मार्गी कह लीजिए, चाहे जो भी इच्छा आपकी हो कह लीजिए। 1906 में क्या हो रहा है, आगा खां के नेतृत्व में मिंटो वायसराय हैं, उनसे जाके प्रतिनिधि मंडल मिलता है और मुस्लिम लीग की स्थापना की स्वीकृति दे देते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग की शुरुआत हो गई है। 1907 पहुंचते पहुंचते सूरत का वो रहता है जिसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल, ठीक। सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से जो नरम दल है वो मेरे साथ रहे। नरम दल का मतलब है कि जो जिनको सरकार की नीतियों में थोड़ा बहुत विश्वास है, ठीक है ना, जिनको ये लगता है कि नहीं सरकार जो है हमारे लिए भावना के आधार पे, या कह सकते हैं मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, जैसा भारत में गरीबी है उसको दूर, या जो समस्याएं हैं उसको कौन दूर कर सकता है, यही कर सकते हैं। इन लोगों को ये विश्वास है अभी भी, ठीक है। तो नरम दल में आपको पता ही है कौन कौन रहता है, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं, रासबिहारी घोष रहते हैं, एस.एन. बनर्जी रहते हैं, इस टाइप के जितने भी लोग हैं ये लोग नरम दल में रहते हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक जो सबसे बड़े गरम रहते हैं वो गरम दल में रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1905 में क्या हो गया है, करजन के समय में बंगाल विभाजन भी हो गया है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ये सब घटनाएं इस तरह से घटी हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति को लेके सरकार बिल्कुल उससे परेशान है कि किस तरह से जो लगातार आंदोलन और जो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो अतिवादी हैं, है ना, जिनको वो लोग आतंकवादी बोलते हैं, ठीक है, अतिवादी को आतंकवादी बोलते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्हीं सब चीजों को लेके सरकार ने दो मोर्चे पे काम किया। नरम पंथियों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या किया, अपने पक्ष में करने के लिए जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। बदलाव का मतलब है भारतीयों को लाने की कोशिश की, ठीक। पहली बात तो ये कि आपको 1909 के एक्ट में दिखाई पड़ेगा। दूसरा काम क्या किया कि जो गरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके ऊपर बिल्कुल से कह सकते हैं कि हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई कि इनको किसी तरीके से खत्म किया जाए। और दूसरी बात, मुस्लिम नेताओं जो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं उनके अंदर, मुस्लिम नेताओं के अंदर फूट डालो और राज करो की, फूट डालो और राज करो की नीति का क्या किया, समावेश कर दिया या भावना भर दी, नीति की भावना भर दी। यानी कि जो सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं मुस्लिमों से, बड़े बड़े नेताओं से, कि ये तो बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, आपकी तो संख्या बहुत छोटी है, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे।
इसकी स्थापना जो मुस्लिम लीग की गई थी और जो सरकार ने किया था, उसका मंतव्य यही था कि दोनों को किसी तरीके से लड़ा के अपनी सत्ता को मजबूत किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर ये हावी नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने मुस्लिम वर्ग को लाया। और चूंकि उस समय मुस्लिम जनसंख्या में अशिक्षा ज्यादा थी, ये बात सत्य है। ठीक है, और मुस्लिम नेताओं में ये भावना थी कि कहीं ना कहीं अगर बहुसंख्यक हिंदू अगर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे तो हमारे अस्तित्व पे प्रश्न लग जाएगा, क्योंकि अस्तित्व के प्रश्न को लेके जो सरकार है वो लगातार मुस्लिम नेताओं को बरगलाई हुई है, यानी कि लगातार बात बता रही है कि नहीं नहीं तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा बड़ा हमारे साथ हो सकता है, इन लोगों के साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मोर्चे पे सरकार काम कर रही है और दोनों मोर्चे पे सरकार ने इस तरह से काम किया। इसी सब को देखते हुए फिर 1909 का वो एक्ट आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, पहली बात, ठीक है ना, क्या किया गया, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो वहां पे 1892 में 16 थी मैक्सिमम, उसको 16 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। अब यानी कि यहाँ पे न्यूनतम मैक्सिमम वाला लोचा खत्म है, खेल खत्म है, एक संख्या है 60 कर दिया गया। ठीक है, ठीक, पहली बात तो ये कर दी गई। जो इसमें विशेष बातें हैं पहले उसको समझ लीजिए। ये जो 60 वाला अभी मैं लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा, ये थोड़ा टिपिकल है, समझने में समस्या होगी पर समझ जाएंगे। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि विधान परिषद में बजट पे चर्चा हो सकती है। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 1892 के एक्ट में नहीं था, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या हुई, सांप्रदायिकता, यानी कि मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब, सांप्रदायिक नेतृत्व का मतलब यानी कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा। ठीक है, अगर मुस्लिम कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो कोई और वोट नहीं देगा उसे, मुस्लिम ही वोट देगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तीन चीज विशेष तौर पे आती है कि जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया है, बजट पर चर्चा हो सकती है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सरकार ने स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दी। फिर अगली बात क्या इस एक्ट में हो रही है, मत देने का अधिकार बजट पे अभी भी नहीं है। ठीक है, बजट पर मत देने का अधिकार अभी भी नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन सार्वजनिक मुद्दों पे, सार्वजनिक मुद्दों पे मैंने बताया था 1892 में कि 6 दिन की सूचना लाके पूछ सकते हैं। सार्वजनिक मुद्दों पर मत देने का अधिकार मिल गया, मत देने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, अधिकार मिल गया है। ये मेन बात, मोटी मोटी बात है जो सरकार ने कहा है, यानी कि बजट पे चर्चा हो जाएगी, क्योंकि कुल मिला के बजट से ही संबंधित है, काउंसिल एक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे 1892 का 1909 का ये जितने भी एक्ट आ रहे हैं सिर्फ काउंसिल से ही संबंधित आ रहे हैं, और कुछ कहानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बहुत बातें नहीं, 3-4 बातें हैं, 4-5 मुद्दे हैं। तो ये बात हो गई, सार्वजनिक मुद्दों पर मत देने का अधिकार हो गया, बजट पर मत देने का अधिकार अभी भी नहीं है। ये कुल मिला के 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे कि वो जो 60 सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है, वो कैसे उसका निर्वाचन हो रहा है, कैसे वो चुने जाएंगे। ठीक है,
हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, पर अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 60, ठीक, 60 अतिरिक्त सदस्य मैं लिख दे रहा हूं, अतिरिक्त सदस्य है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा, 60 अतिरिक्त सदस्य, ठीक। लेकिन 9 और भी हैं। 9 में कौन कौन से हैं? 9 को जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 69। ये 9 कौन है? ये वायसराय की परिषद वाले लोग हैं, वायसराय की परिषद वाले लोग हैं, परिषद वाले लोग हैं। ठीक ना। इसमें कौन कौन बटा है पहले इसको देख लीजिए। इस 9 में एक गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय है। ठीक, 7 इसके सदस्य हैं कार्यकारिणी के। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा मैन है, असाधारण सदस्य है, असाधारण सदस्य है। तो ये 7 कुल टोटल 9 हो गए, ये 9 हो गए। ठीक है, ये वायसराय की परिषद वाले लोग हैं जो परमानेंट हैं। 60 अतिरिक्त आ गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। अब इस 69 में बंटवारा होगा कि कौन कैसे किसको नियुक्त कर रहा है। ठीक है, मेन बात यही है। आइए थोड़ा सा इसको देख लिया जाता है, क्योंकि 1909 के एक्ट में बीच में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे 1907 में क्या होता है कि श्री सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी, पहली बार ऐसा हुआ, पहले भारतीय हैं ये। ठीक है, पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये प्रश्न आता है, सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। ठीक, साथ में और क्या किया गया है? 1907 में ही, 1907 की ही बात है, 2 भारतीय, पहली बार ऐसा हो रहा, 2 भारतीय जिनका नाम क्या है? केजी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है ना। इनको क्या किया गया? इन दोनों लोगों को भारत के राज्य सचिव जो लंदन बैठे हैं, भारत के राज्य सचिव, उस परिषद के लिए नियुक्त कर दिया गया। पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त कर दिया गया है। 1907 की ही बात है। ठीक है, दोनों में अंतर है। श्री सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल वायसराय जो यहाँ है उनकी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। बेसिकली ये कानूनी सदस्य के रूप में इनका चुना गया था, कानूनी सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा चुने गए थे। दूसरा क्या हो रहा है? 2 भारतीय, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, जो भारत के राज्य सचिव की परिषद है उसमें उनको चुना गया है। और भारत के राज्य सचिव की परिषद में कितने लोगों को चुना जा सकता है? 15 लोगों को। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि सरकार भी बिल्कुल से अब भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, क्योंकि जो विद्रोह हो रहे हैं, जो चीजों को समझने की शक्ति है, वो भारत के देश में भारतीय ही कर सकते हैं। ठीक, तो ये 69 हो गए। कैसे हुए मैंने आपको बताया। 60 अतिरिक्त सदस्य, 9 गवर्नर जनरल वायसराय वाली, ठीक है, कार्यकारी परिषद के सदस्य हो गए। अब 69 सदस्यों में कैसे हो रहा है? 2 चीजें हो रही हैं। ठीक है, पहला क्या हो रहा है? 37 शासकीय, इसमें से 37 लोग शासकीय सदस्य होंगे, शासकीय सदस्य होंगे। ठीक है, 37 32 कितना होता है? 32 लोग अशासकीय होंगे। ठीक है, 32 लोग कौन होंगे? अशासकीय होंगे। अब इस 37 में क्या है कि मैंने जैसे बता दिया था कि 37 में भी 2 बंटवारा है। 9 लोग तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य लोग हो गए, वो तो शासकीय है ही। बचे कितने? 28 लोग।
28 सदस्य बच रहे हैं, ठीक है ना। अब 28 सदस्य कौन क्या करेगा, 28 सदस्यों को कौन मनोनीत कर रहा है, वायसराय मनोनीत कर रहा है, वायसराय मनोनीत कर रहा है, ठीक। फिर से मैं बता दे रहा हूं, 60 अतिरिक्त सदस्य थे, ठीक। 9 कौन थे, गवर्नर जनरल वायसराय वाले थे, दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों का पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही साथ में कैलकुलेशन आता है। 37 इसमें फिर अब बंटवारा हुआ, क्योंकि शासकीय सदस्य भी होंगे, अशासकीय सदस्य भी होंगे। शासकीय में यानी सरकार के नुमाइंदे, शासकीय का मतलब है सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, ठीक है ना। अशासकीय का मतलब सरकारी अधिकारी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आज के समय में आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो ये गवर्नमेंट वाले हैं, ये प्राइवेट लोग हैं, ठीक। अब इस 37 में से 9 सदस्य तो सीधे सीधे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद वाले हो गए, बच्चे 28 सदस्य को कौन चुन रहा है, वायसराय मनोनीत कर रहा है, ठीक। ये हो गई बात इधर की। मेन बात इधर आती है, ये जो 32 अशासकीय हैं, मेन बात तो यहां पे आती है, ठीक। यहां पे भी क्या कर रहा है, 5 लोगों को वायसराय मनोनीत कर रहा है। फिर से यहां पे अशासकीय वाले में, शासकीय वाले में तो कर ही रहा है, 5 लोगों को वायसराय मनोनीत कर रहा है, ठीक। बचे कितने, 27 लोग बचे। अब ये जो 27 लोग हैं, ये लोग क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे, ठीक है ना। प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित होके ये लोग आएंगे कहां पे, केंद्र में आएंगे। और जो मंडल बना है, निर्वाचक जो मंडल बना है, उसी आधार पे लगभग बना रहेगा। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, वाणिज्य मंडल है, ठीक है, वही है, उसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। इन 5 का, अशासकीय में से 5 को मनोनीत कर रहा है वायसराय, और 27 निर्वाचित होके आ रहे हैं। ये जो निर्वाचित होके आ रहे हैं, ये किसी जाति और मजहब के आधार पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सरकार जाति और मजहब के आधार पे इनको नहीं ला रही है, ये आ रहे हैं वर्ग तथा विशेष हित वाले, यानी कि क्लास और स्पेशल पावर वाले, विशेष हित वाले व्यक्ति आ रहे हैं, वर्ग तथा विशेष हित वाले व्यक्ति आ रहे हैं, ना कि धर्म और जात के ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, ठीक है। उसमें बहुत बड़े बड़े सेठ, साहूकार, विश्वविद्यालय के जो मेंबर्स हैं, वो सभी लोग ऐसे चुन के आ रहे हैं। तो ये तो हो गया जो अतिरिक्त सदस्य 60 हैं, ठीक है, और प्लस 9 वायसराय वाले, 69 की संख्या में हो गई, ठीक। अब 69 का मैंने बिल्कुल से बांट दिया है, आप देख सकते हैं, अगर जो लोग बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। 37 शासकीय सदस्य होंगे, जिसमें से 9 पहले से आ रहे हैं, 28 सदस्य वायसराय वाले हैं, 32 टोटल यहाँ पे अशासकीय हैं, क्योंकि 37 जब शासकीय निकल जाएंगे तो 32 बचेंगे। इन अशासकीय में से 5 वायसराय इनको मनोनीत कर रहा है, 27 बच रहे हैं, 27 निर्वाचित होके आ रहे हैं। इनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा हो रहा है, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा हो रहा है, सरकारी सदस्यों द्वारा नहीं होगा, गैर सरकारी हैं तो गैर सरकारी लोगों के ही द्वारा हो रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा हो रहा है जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। निर्वाचक मंडलों का समूह कैसे बन रहा है, जिला पंचायत तो नगर पालिकाओं से, जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, वाणिज्य मंडल से, कलकत्ता के चंबा मंडल से, इन सब लोगों के मंडल से एक एक व्यक्ति की चुन के आ रहा है। और इनका कौन लोग ऐसे चुने जा रहे हैं, जाति धर्म वालों को नहीं चुना जा रहा है, जो वर्ग और विशेष हित वाले व्यक्ति हैं, क्लास एंड स्पेशल पावर्स वाले व्यक्ति हैं, उनको चुन के भेजा जा रहा है। ये तो पूरा हो गया आपका 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट का। आपकी ये एक प्रकार से केंद्रीय विधानसभा का ढांचा हो गया। आपकी केंद्रीय विधानसभा जो मार्ले मिंटो है वो ऐसी ही है, ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा का पूरा ढांचा हो गया जो ऐसे चल रही है का ढांचा, और इसी तरह से इसका पूरा निर्माण हो रहा है केंद्रीय विधानसभा का, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग कानून बनाते हैं, प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। तो ये तो पूरा हो गया आपका मार्ले मिंटो एक्ट और 1892 का एक्ट, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इसका यही एक थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है जो आपको अगर समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे।
क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है। हमारा संविधान कैसे निर्माण हो रहा है, हमारी संसद कैसे निर्माण होगी, उसकी शुरुआत आप देख चुके हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या 69 बढ़ के आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग देखिए समझिए। और बाकी जो बाकी बातें होंगी, संविधान से अब 1919 का चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट बचा है और 1835 का। तो अगले लेक्चर में हम सिर्फ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बताएंगे, 1919 का एक्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था के विषय में है, वो टिपिकल है। इसके बाद 1935 का अधिनियम मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, अपने दोस्त को शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आपका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी इन सब चीज़ों का महत्व है। ठीक है, नमस्कार साथियों।